बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान सिद्दीकी साहब ने डॉन लीग्स की फूड़ी बिछा रखी है, मजलिस से मातम बर्पा कर रखी है। वो मियां नवाज शरीफ को डॉन लीग्स के हवाले से बिल्कुल बेकसूर गिरदानते हैं और फ़ौज के कुछ किरदारों पर तनकीद करते हैं, उनके लते लेते हैं। हमने बात की कि फ़ौज के कुछ किरदारों पर मजमूई तौर पर अदारे के तौर पर फ़ौज पर कोई भी तनकीद नहीं करता। इरफान सिद्दीकी हों, इमरान खान हों, सवाए मियां नवाज शरीफ के और उनके कुछ साथियों के, कोई भी फ़ौज को बतौर अदारा तनकीद का निशाना नहीं बनाता। सिर्फ़ कुछ किरदारों की बात की जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कुछ किरदारों की बात की है। इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ की वकालत करते हुए नज़र आ रहे हैं। वकील का काम क्या होता है? अपने क्लाइंट को बिल्कुल साफ, शफाफ और बेगुनाह, बेकसूर साबित करने के लिए किसी भी हद से गुज़र जाना। ऐसे ही हमारे वकील फ़ीस लेकर करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने मियां नवाज शरीफ से कोई फ़ीस ली है या नहीं ली, ये एक अलग बहस है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब एक सहाफ़ी थे। सहाफ़ी से वो मियां नवाज शरीफ की नज़रों में ऐसे बुलंद हुए कि उनको वफाकी वज़ीर बनाया गया, उनको अपने एतमाद का साथी बनाया गया। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी हक़ के नमक अदा कर दिया। इरफान सिद्दीकी साहब डॉन लीग्स के हवाले से चौथी मातमी फूड़ी बिछाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले इरफान सिद्दीकी 3 बार जिस तरीके से मातम कर चुके हैं, उनके मौज़ूआत कुछ इस तरह से हैं: डॉन लीग्स, तौसीका, शीशनाग और मरियम के आंसू, डॉन लीग्स, 2 इलामिये और मुलाकात जनरल बाजवा से, डॉन लीग्स और आर्मी हाउस की वो आतिशी शाम, डॉन लीग्स, नवाज बाजवा मुलाकात और मतरूका इमलाक। ये इरफान सिद्दीकी का ताज़ा तरीन मातम है। आइए ज़रा मुलाहज़ा कीजिए इरफान सिद्दीकी साहब इसमें क्या कहते हैं। 29 अप्रैल 2017 को अव्वल शब की लतीफ़ सातों में आर्मी हाउस से इस्लामाबाद आते हुए मैं इसी पेचोताब में रहा कि डॉन लीग्स का ऊँट जिसकी कोई कल सीधी नहीं, किस करवट बैठेगा भी या यूं ही छुतर गमज़े दिखाता रहेगा। ये खलश पहम चुटकी ले रही थी कि मुझे इस मशक़ ज़ियाकार में पढ़ना भी चाहिए था या नहीं। हालांकि इरफान सिद्दीकी साहब इस मशक़ बेकार में बड़े शौक़ के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ मियां नवाज शरीफ की हमायत करते हुए और मियां नवाज शरीफ को उस खाक से बचाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। जो खाक मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उड़ाई गई, वो सबसे पहले किसके सर में पड़ती है? उड़ाने वाले के सर में। आगे चलते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं। डॉन लीग्स के मामला देखने वाली एक बाज़ाब्ता राब्ताकार टीम मौजूद थी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इसका मरकज़ी किरदार थे। इसहाक डार भी सरगर्म रुकन थे। बखिया गरी की कोशिशों में शहबाज शरीफ भी मुतहर्रक रहे। मेरी कदो काविश रज़ाकाराना थी, जिसका सबब मैं पहले बयान कर चुका हूँ। डॉन लीग्स बरसों से जारी जंग का एक नया महाज था। नवाज शरीफ से नजात और इमरान खान की तख्त नशीनी इस जंग के बुनियादी अहदाफ थे, जो अब अदारा जाती तरजीह बन चुके थे। ISI के सरबराहान अहमद शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, रिजवान अख्तर लंबी दौड़ के खिलाड़ियों की तरह मैदान से बाहर जाते वक्त इन अहदाफ की झंडी अपने जानशीन को थमाते रहे। राहील शरीफ को तौसीह न मिलना इस कबीले के लिए अच्छी खबर न थी। जनरल अशफाक नदीम उम्मीदों का नया मरकज़ ठहरे। बात बनती नजर आई तो सारी कोशिशें इस पर मरकूज़ हो गईं कि हर कीमत पर जनरल बाजवा का रास्ता रोका जाए। अफवाह साजी और अफसाना तराजी की फैक्ट्री पूरी पैदावारी सलाहियत के साथ मुतहर्रक हो गई। जनरल बाजवा इस मुहिम से बाखबर थे। मुझसे 2 बार इसका तज़किरा किया और यहाँ तक बताया कि उनके बच्चों को भी धमकियाँ मिल रही हैं। मैंने पूछा, कौन कर रहा है ये सारा कुछ? उनका सीधा साधा जवाब था, वही जो किसी भी शख्स के फ़ोन नंबर तक रसाई रखते हैं। इमरान खान मिशन का ताना बाना महज 2 अफराद तक महदूद ना था। जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बन जाने के बाद उन अनासर की हिकमत अमली का पहला नुक्ता ये ठहरा कि नवाज बाजवा तल्लुकात को भी नवाज राहील की ही सतह पर रखा जाए।
لازم ٹھہرا کہ پاناما کے علاوہ کے ساتھ ساتھ ڈان لیکس کے بھانبڑ کو بھی ٹھنڈا نہ ہونے دیا جائے۔ جنرل باجوہ سے میری ملاقات ان کے لیے اچھی خبر نہ تھی۔ اسی شب مجھے جنرل باجوہ کے بیٹے سعد قمر کا ایک ٹیکسٹ موصول ہوا۔ میرے اور چیف کے مابین یہ طے پایا کہ ہمارا رابطہ کسی رسمی چینل کی بجائے سعد کے ذریعے ہوا کرے گا۔ ایک ہونہار، معاملہ فہم اور مؤدب نوجوان کے طور پر سعد نہایت عمدہ رابطہ کار ثابت ہوا۔ ناظرین، یہاں پہ پھر دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون والے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کس طرح سے جنرلوں کے رشتہ داروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اور چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ کے سسر اعجاز امجد صاحب، وہ بھی ایسی خدمات ادا کر چکے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سعد نے اپنے والد کی طرف سے مجھے 2 ٹیکسٹ بھیجے۔ ایک تو ناشائستہ اور لغو تھا، دوسرے میں کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کی مسلسل نافرمانی اور رعونت کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف انہیں فارغ کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ فوج کو سول حکمرانی کے تابع لایا جا سکے۔ یہ ٹیکسٹ جنرل باجوہ کو اس حاشیے کے ساتھ پہنچائے گئے کہ مذکورہ شخص مریم نواز کی ٹیم کا رکن ہے۔ میں نے مریم سے بات کی تو اس کا تفصیلی ٹیکسٹ آیا: انکل، جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس سے ہرگز میری حمایت حاصل نہیں۔ ایسے ٹیکسٹ مجھ سے منسوب نہ کیے جائیں۔ جس طرح میں ISPR کے ڈھیروں اکاؤنٹ سے اپنے خلاف ہونے والی زہریلی مہم کو آرمی چیف یا DGI سے منسوب نہیں کرتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ متروکہ املاک کس قدر سرگرم عمل ہیں۔ میں نے قدر تفصیلی خط لکھ کر سعد سے کہا، کچھ لوگ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مابین دوریاں پیدا کرنے کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں۔ انہیں سنجیدگی سے لینے کی بجائے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ شام کو سعد کا پیغام آیا: انکل، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے آپ کا خط ابو کو پڑھ کر سنایا ہے۔ وہ آپ سے 100% متفق ہیں۔ جو کچھ ہوا، ابو کو خود اس کا بہت رنج ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اتنی بڑی غلطی اور بدگمانی کے باوجود تعلقات کار کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لاہور سے واپسی کے اگلے دن 2 مئی 2017 کو وزیر اعظم سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ میں نے جنرل باجوہ سے مکالمے کا احوال سنایا۔ وزیر اعظم خاص سے برہم تھے۔ کہنے لگے، مجھے اتنا دکھ اس دن بھی نہیں ہوا تھا جس دن مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر کال کوٹھڑی میں ڈالا گیا تھا۔ اگر وزیر اعظم کے اعلامیے کو اس توہین کے ساتھ رد کر دیا جائے تو کیا یہ کھلی نافرمانی نہیں ہے؟ آپ ہی بتائیں، وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنا کھلی نافرمانی نہیں ہے۔ یہ لفظ کب استعمال ہوا تھا؟ یہ لفظ استعمال ہوا ہے 28 مئی 2017 کو، اور عرفان صدیقی صاحب جن دنوں کی بات کر رہے ہیں وہ مئی کی 6 یا 5 تاریخ ہے۔ ناظرین، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جنرل آصف غفور کی طرف سے 28 اپریل کو کیا گیا تھا۔ میرے پاس نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ کیا مجھے چپ چاپ عہدے سے چمٹے رہنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں میں نے کیسی کیسی باتوں پر صبر کیا۔ مجھ سے بڑھ کر کون چاہے گا کہ سول ملٹری تعلقات اچھے ہوں، ملک ترقی کرے، عوام خوشحال ہوں۔ آخر اس نوٹیفیکیشن میں تھا کیا کہ یہ آپے سے باہر ہو گئے۔ میں نے سب کچھ تو مان لیا، پرویز رشید جیسے مخلص ساتھی کو فارغ کر دیا۔ اس کے باوجود ریجیکٹڈ کے کیا معنی ہیں؟ ماحول کی آتشناکی کے باوجود میں آرمی چیف سے ملاقات پر اصرار کرتا رہا۔ وزیر اعظم کو میری شبنم افشانی گراں گزر رہی تھی۔ انہی دنوں مجھے پرائیویٹ نمبر سے فون آیا۔ کوئی کرنل صاحب بول رہے تھے، میرے نام کی تصدیق چاہیے، اور کہنے لگے DGC جنرل فیض حمید آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، پوش بارگاہوں کی جادو نگری سے بہت ڈرتا ہوں۔ آنکھ کے آپریشن کا بہانہ کر کے ترا دے گیا۔ دوبارہ فون آیا، آپ کے گھر کے قریب انتظام کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ کچھ دن نہیں، پورے 2 سال تک وہ ٹھہرے رہے۔ جون 2019 میں جنرل فیض حمید نے ISI کی کمان سنبھالی۔ اگلے ماہ نصف شب مجھے
घर से उठाया गया और हथकड़ी पहना कर अडयाला जेल की कसूरी चक्की में डाल दिया गया। इरफान सिद्दीकी साहब ये सारा मलबा आज जनरल फैज़ हमीद पर डाल रहे हैं, जबकि उन दिनों इनकी तरफ से और इनकी पार्टी की तरफ से इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इरफान सिद्दीकी को इस हुकूमत की तरफ से उठाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मज़ीद कहते हैं, 4 मई 2017 को आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात हुई। मुआवनीन के तावन से एक चेहरा बचाओ फार्मूला तय पाया, ये कि अबहम दूर करने के लिए हुकूमत नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके साथ ही ISPR इजहार अफसोस माजरत करते हुए रिजेक्टेड वाला ट्वीट वापस ले लेगा। रात 10 बजे के लगभग साद कमर के तवसत से मुझे जनरल बाजवा का टेक्स्ट मिला, सर वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात हो गई है, बातचीत बहुत अच्छी रही, सारे मामला तय पा गए, आपके रोल का बहुत शुक्रिया। मेरी मालूमात के मुताबिक अगले दिन 5 मई को तयशुदा मसालहती फार्मूले पर अमल होना था, ऐसा ना हुआ। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि 5 मई को मसालहती फार्मूले पर अमल हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मतरूका अमला के हालात अभी कुंद ना हुए थे। जाने कौन किसका बहरूप भरे, किसके पहलू में बैठा था, किसकी आरजुओं में रंग भर रहा था। टेढ़ी मेढ़ी कलों वाला ऊंट किसी करवट बैठने की बजाय मुसलसल इठलाहट दिखा रहा था। और फिर तकवीम वक्त के उफक से 9 मई का वो हशर बदामा दिन तलू हुआ, जिसकी तफसील आज तक गहरे भेदों वाले जस्ती संदूक में बंद हैं। मैं उस दिन का तसव्वुर भी करता हूँ तो झुरझुरी सी छूट जाती है। ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया। 9 मई को आखिरकार क्या हुआ? 9 मई को ये हुआ कि हुकूमत की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन जारी करना था वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसकी जगह पर एक ख़बर रिलीज़ की जाती है जिसमें कहा जाता है कि हुकूमत ने वो सारे इक़दाम कर दिए जो किए जाने चाहिए थे। ट्वीट के हवाले से फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये क्या कोई मौका था तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का? क्योंकि ट्वीट 28 मई को हुआ था और मामलात उसके बाद बराह रास्त जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के माबैन तय हो गए थे। मसालत से कौन भागा? ये मियां नवाज शरीफ साहब भागे, हुकूमत भागी। इरफान सिद्दीकी इस हवाले से देखते हैं कि अपनी अगली मातमी मजलिस में क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।